आरव्यू चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। आरव्यू एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज इस चैप्टर में। इसके बिना आपकी मोबाइल की मेमोरी, मोबाइल का अस्तित्व भी संभव नहीं था। मोबाइल में जैसे आपके जो पूरी मेमोरी है वो आरव्यू में ही बटी हुई है, ठीक है। उसका एड्रेस होता है किस लोकेशन में कौन सी चीज़ सेव हो, ठीक। चलिए उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले समझ लेते हैं आरव्यू है क्या। आरव्यू संख्याओं एवं फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। कुल मिला के आरव्यू को इस रूप में लिखा जाता है। इसमें ये जो ऐसे लेटी हुई, अगर इस तरह से देखेंगे, ये पंक्तियाँ कहलाती हैं, और ये जो खड़ी हुई लाइनें आपको दिख रही हैं ये स्तंभ कहलाती हैं। ये है पंक्तियाँ और ये है स्तंभ। यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं, कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें? 2। और स्तंभ कितने हैं? 3। यहाँ कितनी पंक्तियाँ हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? ठीक। अब इनकी जो पंक्ति और इनके जो स्तंभ हैं उसमें पंक्ति गुणा स्तंभ अगर लिखेंगे तो वो कहलाता है आरव्यू की कोटि या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी आरव्यू में m पंक्ति और n स्तंभ है तो उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, यानी 3 गुणा 4। इसका ऑर्डर बताइए कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ। 3 गुणा, यहाँ लिखते हैं, इसका कितना होगा ऑर्डर? 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ। इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 स्तंभ है और 2 पंक्ति है, यानी 2 स्तंभ गुणा और पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति को कहते हैं रो, स्तंभ को कहते हैं कॉलम। तो ये पंक्ति शब्द का प्रयोग अब तो मैं करूँगा। अब तो रो, पंक्ति और कॉलम, स्तंभ। बात समझ में आ गई? तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो R गुणा C हो गया, रो गुणा कॉलम। बात समझ में आ गई? R गुणा C, पंक्ति गुणा स्तंभ। किसी भी आरव्यू का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे सेट का लिखते हैं, एक तरह से सेट ही समझो। सेट में हम जो अवयव हैं उन्हें कॉमा लगा के लिखते हैं, इसमें हम जो अवयव हैं वो बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। सेट में अवयव लाइन से लिखते चले जाते हैं कॉमा लगा कर। यहाँ पर एड्रेस स्पेसिफाइड है, ये पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है, ये तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है। ये क्या है? ठीक। यहाँ पर इसको शॉर्ट में हम A11, जो स्मॉल लेटर है वो एड्रेस है, ठीक। और ये 11 एड्रेस है, स्मॉल लेटर जो है वो अवयव है। तो ये जो A11 है ये पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव कौन है? A11। अब बताओ A23 कितना होगा? दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव, यानी दूसरी रो का तीसरा कॉलम। दूसरी रो है ही तीसरा कॉलम, गलत लिख दिया। अब ठीक है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और कॉलम कौन सा? दूसरा। कौन सा अवयव लिखा है यहाँ पर? 5। बात समझ आ गई? ऐसे ही ये m पंक्ति और n स्तंभ वाले किसी आरव्यू को m क्रॉस n से हम लिखते हैं, या हम कहते हैं कि आरव्यू को m क्रॉस n आरव्यू भी कहते हैं। जैसे ये आरव्यू है 3/2 आरव्यू, ठीक है। अच्छा, अब आरव्यू लिखने का एक तरीका ये भी है, A बराबर Aij m क्रॉस n। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि A बराबर Aij 2/3, ठीक, तो इसमें कितनी पंक्ति होंगी? 2, और स्तंभ कितने होंगे? 3। यानी ये एक ऐसा आरव्यू है जिसके अंदर 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? 3। और यहाँ पर जो अवयव आएगा वो आएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव, ये पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का, ये नहीं निकला थोड़ा, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ, ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति तीसरा। अब ये Aij किस प्रकार का होगा वो उसने बता दिया मान लो, जहाँ Aij बराबर I गुणा j, या I प्लस j, कुछ भी कह सकता है वो, I स्क्वायर प्लस j, I प्लस j बटे 2, कुछ भी कह सकते। Aij उसने बता दिया क्या होगा। तो आप बताओ A11 कितना होगा? 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। A21 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 3। अगर यहाँ से निकालेंगे हम A13 कितना आएगा? 1 प्लस 3 कितना आएगा? ठीक है। तो इस तरह से ये अवयव आपको इस तरह से देगा, बाहर इसका एड्रेस लिखा होगा, बड़े ब्रैकेट में ये Aij करके लिखा होगा, Aij आपको डिफाइन किया होगा। एक तरह से Aij एक फंक्शन हो गया,
फलन हो गया, जिसमें आई और जे का मान डालोगे तो उसका मान निकल के आ जाएगा। तो जब भी हमें कोई आई दिया हुआ करेगा हम उसके ऑर्डर से पहले तो लिख लिया करेंगे और फिर जो ए आई जे डिफाइन करेगा उसके आधार पर हम इसके अवयवों को निकाल के यहाँ पर फिट कर देंगे, हमारा आदमी तैयार। ठीक हो गई बात। अब ए आई जे है क्या, यहाँ बताया भी है। ए आई जे है आईवी पंक्ति के जेवें स्तंभ का अवयव। क्लियर है। एक समतल के बिंदु अगर एक्स वाई है, एक निर्देशांक एक्स वाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जोड़ना है इसको, तब मैथमेटिक्स में उसी चैप्टर की इंपॉर्टेंस है जो सारे चैप्टर में घुस जाता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे 2 गुणा 1, इसका एड्रेस हो गया भाई, 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 1। ऐसे लिखोगे 1 पंक्ति और स्तंभ कितने हैं। यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्षों का निर्देशांक ये है तो उस चतुर्भुज को अगर हम आव्यूह के रूप में दिखाना चाहें, ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, ठीक है, ये हमारी ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें इस तरह से दिखा सकते। या तो ऐसे लिखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, या ऐसे इसमें 2 रो है 4 कॉलम, इसमें 4 रो है तो 2 कॉलम। इसका स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसके के अंदर केवल एक ही स्तंभ होता है। मतलब रो कितनी भी हो जाए स्तंभ कितने रहेंगे, एग्जाम्पल ये है, ये है, या फिर तो सारे आव्यूह कैसे हैं, स्तंभ। इसमें स्तंभ कितने हैं, केवल रो कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। इसमें बताओ कौन सा स्तंभ आव्यूह है, कहीं दिख रहा है लिखा हुआ कोई, हाँ ये एक्स। पंक्ति आव्यूह 1 into n इसका ऑर्डर होगा हमेशा, यानी पंक्ति कितनी होंगी, 1। ये पंक्ति आव्यूह, इसमें कॉलम कितने भी हो लेकिन पंक्ति 1। फिर आता है वर्ग आव्यूह, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जितनी पंक्ति उतने ही इसमें होंगे m क्रॉस n, और m क्रॉस n होगा भी, m क्रॉस n होगा भी तो m बराबर रहेगा यहाँ, ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे m क्रॉस m लिख देते हैं। इनका जो ऑर्डर है वो रो किसके बराबर होगा, कॉलम। जैसे एक तो यही हो गया, मान लो लिखा है यहाँ 21, इसका ऑर्डर कितना है, ये 1 क्रॉस 1 का हो गया, ये कैसा हुआ 2/2, इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। इसमें ये जो अवयव ये है ये कहलाते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल क्या कहलाते हैं, विकर्ण। कितने विकर्ण है इसके, एक ये है और एक ये, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण जो है वो ये वाला है, इसका मुख्य विकर्ण ये वाला है। और मुख्य विकर्ण में जो अवयव होते हैं आप देखें, ये जो अगर मैं इसी को देखूं और 2x2 का एक अवयव बनाऊं यहाँ पर, इसको 3x3 कर दें अगर, तो यहाँ कौन सा अवयव आ जाएगा, फिर यहाँ एक तीसरी रो हो रहा है, ठीक है। इसका विकर्ण के अवयव में आप देख रहे हैं कि आई और ये जे है, ये दोनों बराबर हैं। तो विकर्ण अवयव की खास बात ये होती है कि उसमें आई बराबर क्या होता है, जे होता है। और जहां आई जे के बराबर नहीं है आप देखो, वो सब या तो विकर्ण से ऊपर है या विकर्ण से नीचे है। जो विकर्ण से ऊपर है उसमें जे बड़ा है आई से, और जो विकर्ण से नीचे है उसमें आई बड़ा है। बहुत गहरी बात है बेटा, तो वो वर्ग आव्यूह रहेंगे। हम केवल जो बात कर रहे हैं इसमें विकर्ण की, वो केवल वर्ग आव्यूह की बात कर रहे हैं। पूरा खेल ही आपका वर्ग आव्यूह पे चलता है मेनली। अब वर्ग आव्यूह समझ आएगा, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह हो गया जिसके डायगोनल एलिमेंट यानी आई जे के बराबर नहीं है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, क्योंकि डायगोनल में तो आई जे के बराबर होता है, वो सब क्या होंगे, शून्य होंगे। एग्जाम्पल,
ठीक है, ये कैसा अवयव हो गया विकर्ण। अब आता है अदिश अवयव स्केलर। स्केलर अवयव ऐसा विकर्ण अवयव होता है जिसके विकर्ण के सारे अवयव बराबर होते हैं। बात समझ आ रही है? एक ऐसा अवयव जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जो विकर्ण के इसे कहते हैं अपर डायगोनल, ऊपर वाला, नीचे वाले कहते हैं लोअर डायगोनल। अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल, डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के नीचे, विकर्ण के ऊपर, विकर्ण के नीचे सारे अवयव क्या हैं? शून्य। लेकिन विकर्ण के जो अवयव है वो आपस में कैसे हैं? बराबर। फॉर एग्जाम्पल 3 0 0 0 3 0 0 0 3 या 2 0 0 2। अब आ गया तत्समक, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जनरली हम लिखते हैं आई से, कैपिटल आई से, इसका नाम ही स्पेशल है आई, ठीक है। और इसके ये एक ऐसा आदेश अवयव है, ये आपका तत्समक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये एक ऐसा अवयव है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट 1। यहाँ तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 1 हो गए तीनों तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी 1 0 0। इसको लिखते हैं I2, समझना ध्यान से। अगर कहीं लिखा है I3 तो समझ जाना इसका मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 I1। तो कुछ सवाल होंगे उसमें खाली I3 लिखा होगा तो आपको कुछ समझ जाएगा। फिर आ गया शून्य अवयव। एक ऐसा अवयव उसके सारे अवयव शून्य है, वो वर्ग अवयव है या नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा अवयव शून्य अवयव कहलाता है, ठीक है, नल मैट्रिक्स। अब अवयव की समानता, दो अवयव बराबर होंगे यदि सबसे पहले तो ऑर्डर बराबर हो, और दूसरी चीज उन अवयव के एड्रेस पे जो अवयव लिखे हैं वो भी आपस में बराबर हो। तो समान अवयव समझिए वो, ठीक है, मतलब दोनों अवयव एक से हो। अगर दो अवयव बराबर है, मान लो मैंने ये कह दिया x y 3 2 5 8 3 2, इसे z मान लो, ठीक है। तो x समान, क्योंकि समान अवयव बराबर लगाए, x 5 के बराबर होगा, y 8 के बराबर होगा और z 12। इतना ही नॉलेज नोट करिए, इसके आगे और इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ के आओ सारी थ्योरी।